संतुलन की अवधारणा को पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई को लेकर के। इकोनॉमिक्स में पहली बात ही होती है डिमांड और सप्लाई को लेकर के। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इस ई पॉइंट पे संतुलन की अवस्था है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्पादन का स्तर है वो Q के बराबर है और मूल्य का स्तर P के बराबर है। फिर इसमें इसकी स्थितियों में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या कहते हैं कि क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है अगर हम सप्लाई के माध्यम से देखेंगे तो S1 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्राइस में आकर के डिमांड साइड से देखेंगे तो नया डिमांड कर्व D1 पे आ जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं संतुलन के, इक्विलिब्रियम के, कि किस तरह से संतुलन होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन, दो तरीके के संतुलन आपको पढ़ने होते हैं। तो आंशिक संतुलन क्या होता है? आंशिक संतुलन को व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी कहा जाता है और यह एक व्यक्ति या फर्म या उद्योग या फिर उद्योगों के एक समूह के संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है। क्या बताता है आंशिक संतुलन? एक फर्म या फिर एक व्यक्ति या उद्योग या उद्योगों के एक समूह के संतुलन की स्थिति के बारे में बताता है। और ये जो है आंशिक संतुलन आपका, ये मार्केट की एक ऐसी प्रक्रिया है, बाजार की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वस्तु कीमतों और साधन कीमतों का निर्धारण करती है और जिसमें अन्य बातें समान रहते हुए एक या दो चरों पे विचार किया जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने बोला था इसके बारे में कि आंशिक संतुलन वो होता है जो कि केवल सीमित आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया आंशिक संतुलन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मार्शल का अर्थशास्त्र जो है ये ज़्यादातर आंशिक संतुलन विश्लेषण के अध्ययन से संबंध रखता है। ये एक पॉइंट आप ध्यान में अपने रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आंशिक संतुलन का जो संबंध है वो किस तरीके का है या किस प्रकार की आर्थिक समस्याओं से है। तो ये दो प्रकार की आर्थिक समस्याओं से संबंध रखता है आपका आंशिक विश्लेषण या आंशिक संतुलन विश्लेषण, जिसमें पहला है वह जो कि किसी व्यक्ति, फर्म या उद्योगों के आर्थिक व्यवहार के किसी विशेष पक्ष से संबंध रखती हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि ये विश्लेषण अपने को किसी एक वस्तु की मार्केट तक सीमित कर लेता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा, यह उन आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण करेगा या उनके प्रथम कोटि के परिणामों का अध्ययन करेगा जिस वस्तु का विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसकी दो प्रमुख समस्याओं के बारे में बात हो गई। एक जो उपभोक्ता होता है, अब सवाल ये भी उठता है कि हम लोग आंशिक संतुलन को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आंशिक संतुलन के माध्यम से एक उपभोक्ता उस समय, देखिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखिए कि कोई भी अगर कंज्यूमर है, कोई भी उपभोक्ता है, तो वह संतुलन की स्थिति में तब होगा जब वो मौद्रिक आय को भिन्न भिन्न साधनों और सेवाओं पर एक ऐसे ढंग पे खर्च करे जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो साथ ही साथ अब इसका एक आपको छोटा सा इक्वेशन या फार्मूला भी मिल रहा है। मान लीजिए कि दो वस्तुओं को लेकर के आप चल रहे हैं, तो देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए या फिर ए वस्तु के लिए सीमांत उत्पादकता अपान प्राइस ऑफ कमोडिटी ए वस्तु की कीमत, ये बराबर होना चाहिए बी वस्तु की सीमांत उत्पादकता और कीमत के अनुपात के। तो ये फार्मूला हो गया किसके लिए? एक उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि कोई भी फर्म कब संतुलन में होगी, तो एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहती है। ठीक है, कोई भी फर्म है वह संतुलन में उस स्थिति में कही जाएगी
जबकि वो अपने उत्पादन में कोई भी परिवर्तन ना करना चाहे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो फर्म जितना उत्पादन कर रही है उस उत्पादन में उसे ठीक ठाक लाभ प्राप्त हो रहा है। अल्पकाल में इसकी सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं और दीर्घकाल में यह पूर्ण संतुलन की शर्तों को पूरा करती है। इसका एक फार्मूला छोटा सा है, मार्जिनल कॉस्ट। इस प्रकार ये सामान्य लाभ कमाती है और उद्योग को छोड़ना नहीं चाहती है। यह फर्म के संतुलन की बात हो गई। अब आंशिक संतुलन के कुछ गुण यहाँ पे हो गए, जैसे एक दो हम लोग देख लेते हैं कि हमें ये जो है आंशिक संतुलन, यह हमें किसी वस्तु या सेवा की कीमत में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने में सहायता देता है और इसी प्रकार एक व्यक्ति, फर्म या उद्योग के व्यवहार में परिवर्तन के कारण भी समझे जा सकते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इस विधि के माध्यम से बाजार में भाग लेने वाले या बाजार में जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी योजना, व्यवहार में परिवर्तन, इन सब के परिणामों को बताने में आंशिक संतुलन सहायता करता है या मदद करता है। और भी एक दो हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये आंशिक संतुलन की कहानी हो गई। अब थोड़ा सा सामान्य संतुलन को देखा जाए। सामान्य संतुलन आर्थिक परिवर्तनों, उनके परस्पर संबंधों और निर्भरताओं का एक विस्तृत अध्ययन है जिससे आर्थिक व्यवस्था के पूर्ण रूप में कार्यकरण को समझा जा सके। ये हो गया आपका सामान्य संतुलन। इसमें होता क्या है कि अर्थव्यवस्था के संबंध में कीमत, वस्तु की मात्रा, सेवा में वस्तु की मात्रा और सेवा जो है, इन सब में परिवर्तन के कार्यकरण के कारणों और परिणामों को इकट्ठा करके देखा जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था जो है ये केवल उसी समय सामान्य संतुलन में हो सकती है जब सभी उपभोक्ता, सभी फर्में, सभी उद्योग और सभी साधन सेवाएं एक साथ संतुलन में हों। साथ ही साथ वस्तु तथा साधन कीमतों के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जहाँ पे कि एक ही साथ में सभी उपभोक्ता, सभी फर्में, सभी उद्योग और सभी साधन सेवाएं सब एक साथ संतुलन में हों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सामान्य संतुलन की स्थिति कही जाएगी। ये आपका हो गया सामान्य संतुलन। थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ रिकॉल कराना है, आज ही पूरी चीज़ों को रिवाइज कराना है। सामान्य संतुलन विश्लेषण की कुछ मान्यताओं को देख लीजिए, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये महत्वपूर्ण साबित हो। इसकी पहली जो मान्यता है, वस्तु मार्केट यानी वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाजार है आपका, चाहे वो वस्तुओं का हो या साधनों का हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है। ठीक, उपभोक्ताओं की जो रुचियां और आदतें हैं वो दी हुई हैं और स्थिर है। उपभोक्ताओं की आय दी गई है और स्थिर है। भिन्न भिन्न व्यवसायों और स्थानों के बीच उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं। प्रतिफल का पैमाना स्थिर है। सभी फर्में समरूप लागत स्थितियों के, ये सारी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के अंतर्गत सामान्य संतुलन विश्लेषण को हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन और देख लीजिए कि इन मान्यताओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होगी जब हर वस्तु और सेवा की मांग उस पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि उसकी पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है कि किसी भी वस्तु या सेवा की जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी सामान्य संतुलन की। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि बाजार में सभी भाग लेने वालों के निर्णयों में पूर्ण रूप से समरूपता है। साथ ही साथ वस्तु की खरीद के विषय में उपभोक्ताओं का निर्णय उत्पादकों के उस वस्तु के उत्पादन और बेचने के निर्णय के विषय में पूर्ण रूप से अनुरूप। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जो लोग वस्तुओं को खरीदते हैं उनसे जो मांग बन रही है, जो डिमांड क्रिएशन हो रहा है, और साथ ही जो लोग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे जो डिमांड के लिए वो लोग सप्लाई दे रहे हैं, इनमें एक कॉम्बिनेशन सा है। ठीक है, यानी उनको पता है कि डिमांड कितनी है और हमको सप्लाई कितनी करनी है।
तो एक तरह से डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर की स्थिति में है और ये सामान्य संतुलन की स्थिति को आपको बता रहा है। ये हो गया आंशिक और सामान्य संतुलन। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, उपभोक्ता व्यवहार की तरफ हम चलते हैं। और अब जो बातें होंगी, लगभग मान लें आपकी आधे घंटे तक जितनी भी बातें होंगी वो कंज्यूमर से रिलेटेड होंगी, यानी कि उपभोक्ता से रिलेटेड ही होंगी। उपभोक्ता मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता मतलब हुआ हम और आप, चाहे हम हों चाहे आप हों। हम ही और आप मिल करके बाजार में मांग को उत्पन्न करते हैं और हमारे द्वारा की गई मांग की उत्पत्ति के द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप या उसके फलस्वरूप बाजार में आप कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि पूर्ति की भी उत्पत्ति होती है। यानी हम लोग जो है सामान खरीदेंगे तो मांग होगी और इसी मांग को संतुलित करने के लिए जो लोग उत्पादन करेंगे वो लोग पूर्ति देंगे इसके लिए। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वास्तव में ये क्या है? ये हमारे और आपके व्यवहारों का एक अध्ययन है। अब मान लीजिए हम या आप कोई भी हुआ, अगर मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपये है तो आप ये कोशिश करेंगे कि वो 100 रुपये आप इस तरीके से खर्च करें, ठीक है, इस तरीके से आप उसको खर्च करें कि उससे जो आपको उपयोगिता मिल रही है वो अधिकतम मिले। अब ये भी हो सकता है कि अगर 5 लोग हैं और पांचों की आमदनी 100 रुपये है, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि पांचों लोगों को जो 100 रुपये तो मिल रहा है, लेकिन खर्च करने की स्थितियां या कौन सी वस्तु कौन खरीद रहा है, किस वस्तु या सेवा पे कौन खर्च कर रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। तो दरअसल ये निर्भर करता है उपभोक्ता के व्यवहार पे। हो सकता है आपको चाय पीना पसंद हो, आप चाय पे खर्च करेंगे, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद होगा वो कॉफ़ी पे खर्च करेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर दरअसल ये हमारे और आपकी एक कहानी है, यानी हम ही लोगों की एक कहानी है और इसको हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो खुद को अपने आप को इससे जोड़ के पढ़िए। अब चलिए हम लोग नोट्स पे चलते हैं। एक उपभोक्ता को अपनी निश्चित आय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से खर्च करना चाहिए जिससे कि वे अधिकतम, यानी कि वो जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करे। आप ये भी कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति को प्राप्त करे। इसी को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए अर्थशास्त्रियों ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा तटस्थता वक्र क्रमवाचक को ही तटस्थता भी बोला जाता है। और तीसरा आपका हो जाएगा प्रकट अधिमान विश्लेषण, रिवेल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो ये आपके 3 तरीके के सिद्धांत हुए जो कि आपको बताएंगे कि आपको कौन सा तरीका अपनाएंगे या कौन से तरीके के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपको कैसे अपने पैसे खर्च करने हैं या किस तरीके से आप अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। अब उपयोगिता क्या होती है? दरअसल उपयोगिता होती है किसी भी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु से अगर हमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो हमारे लिए वो उपयोगी है, ठीक है, वही हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता हो जाती है। अब उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि सिगरेट आपके लिए उपयोगी हो अगर आप सिगरेट पीते हो, और जो नहीं पी रहा है उसके लिए यह हानिकारक है, यानी कि उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके पहले सिद्धांत के बारे में, देखो सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना या ग्राफ को पढ़ना
अभी इसके लिए टाइम नहीं है। और वैसे ये तो आप काफ़ी पहले से करते चले आ रहे हो। यहाँ पे ये है कि एक ही क्लास में सारी चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, सारी चीज़ों को आपको माइंड में लेके आना है। तो जो पहला सिद्धांत बताया पहले के अर्थशास्त्रियों ने, जिसे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण बोला गया, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोला गया। 19वीं शताब्दी की बात है। ड्यूपिट, गॉसेन, वाल्रस, कॉर्लमेंजर, जेवेंस, इन सभी नवपरंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने इस विधि का प्रतिपादन किया। और इस विधि का प्रतिपादन इन्होंने एडम स्मिथ, रिकार्डो और अन्य परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचारों की आलोचना के रूप में किया था। तो लेकर के कौन आए? ड्यूपिट, गॉसेन, वाल्रस, मेंजर, जेवेंस, ये बताते हैं इस सिद्धांत के बारे में। लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तुत और फेमस किसने किया, आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाते हैं 20वीं शताब्दी में मार्शल और पीगू ने। इन्होंने ही गणनावाचक विश्लेषण को आगे विकसित किया। और ये जो विश्लेषण है ये उपयोगिता को गणनावाचक यानी कि उपयोगिता की गणना करता है। कैसे गणना करेगा? निश्चित संख्याओं में, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और गणनावाचक संख्याएं वे निश्चित संख्याएं हैं जिन्हें की जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर आगे चल कर के इसमें फिशर आते हैं और फिशर ने उपयोगिता की माप को व्यक्त करने के लिए यूटिल्स का प्रयोग किया। यूटिलिटी से यूटिल। तो कह सकते हैं कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार कहा जा सकता है कि हमें 1 कप चाय से 10 यूटिल और 1 कप कॉफी से 5 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ये फिशर जब आते हैं तो यूटिल बोलते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 1 कप चाय पी रहे हैं तो उससे 10 यूटिल हमको प्राप्त, यानी 10 यूटिल की उपयोगिता हमको प्राप्त हो रही है। यह प्रारंभिक विचारधारा हो गई। उपयोगिता की जो माप होगी या उपयोगिता की माप के आधार पे 2 धारणाएं भी निकल के सामने आती हैं, जैसे कि कुल उपयोगिता हो गई और सीमांत उपयोगिता हो गई। कुल उपयोगिता क्या होता है? कुल उपयोगिता हो जाएगी कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का माप, यानी कि जितनी मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कि आप रोटी खा रहे हैं, ठीक, तो जितनी रोटी आपने खाया उन सारी को जोड़ देंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? पहली चीज ये भी समझें कि सीमांत उपयोगिता की धारणा का विकास किया था जेवेंस ने, और इन्होंने बताया कि किसी वस्तु की एक अधिक या एक कम इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा वही सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। उदाहरण इन्होंने समझाया था कि मान लीजिए कि पहली रोटी खाने से आपको 15 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त होती हो और दूसरी रोटी खाने के फलस्वरूप दोनों रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 25 हो जाती हो, तो इसका अर्थ यह होता है कि दूसरी रोटी के उपभोग से आपको केवल 10 यूटिल मिली, यानी कि दूसरी रोटी की उपयोगिता आपके लिए कम हुई। तो ये जो दूसरी रोटी है इसकी सीमांत उपयोगिता आपकी 10 यूटिल होगी। ठीक है, यही सीमांत उपयोगिता हो जाएगी आपकी, यानी कि एक इकाई में जो परिवर्तन हो रहा है वस्तु के जो आप उपभोग कर रहे हैं उसमें एक इकाई में जो परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन सीमांत को बताएगा। इसका एक फार्मूला है, देख लीजिए, पहले भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इस तरीके से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ठीक, और धनात्मक भी हो सकती है। धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों फॉर्म में आप सीमांत उपयोगिता को देख पाएंगे या देख सकते। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे और थोड़ा सा लंबी थ्योरी है कि मूल्य का जो विरोधाभास है इसे हीरा पानी विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभ के कई अर्थशास्त्रियों की ऐसी मान्यता होती थी
कि किसी वस्तु की कीमत उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के बराबर होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं के उपभोग से कुल उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी उनका मूल्य अधिक होना चाहिए, और जिन वस्तुओं से कुल उपयोगिता कम प्राप्त हो उनका मूल्य कम होना चाहिए। ये एक नियम था। और ये जो आप देखेंगे मूल्य का विरोधाभास, ये एक विरोधाभास है, और इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया था एडम स्मिथ ने हीरा और पानी को लेकर के। इन्होंने बोला कि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि किसी वस्तु की कीमत जो होगी वो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इन्होंने बताया कि पानी के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता जो है वो हीरों के उपयोग से या हीरों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होती है, क्योंकि इंसान के लिए पानी अति आवश्यक है और हीरा अति आवश्यक नहीं है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि हीरा की तुलना में पानी की कीमत बहुत ही कम होती है, जबकि पानी हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है और हीरा हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है। फिर भी पानी का मूल्य जो होगा वो हीरे की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इस स्थिति को मूल्य का विरोधाभास या हीरा पानी विरोधाभास कहा जाता है। एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत को विकसित किया था और यह प्रश्न आपसे पूछ चुका है, काफ़ी पहले पूछा था, शायद 2014 में पूछा था। तो मुझे लगा कि एक बार इसको चर्चा कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपसे ये पूछ ले। तो ये अब उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। यही पूरी थ्योरी है इनकी हीरा पानी विरोधाभास की। जो मेन थीम थी वो मैंने आपको बता दिया। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत ऐसे समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप एक पेन खरीदना चाहते हैं। पेन के लिए संभावित कीमत आप यहाँ से 20 रुपये लेकर के बाजार में जाते हैं और वो पेन आप जो है 15 रुपये में खरीद के चले आते हैं। तो ये जो आपकी 5 रुपये बच रही है, ये जो आपकी 5 रुपये बच रही है, ये आपकी हो जाएगी बचत। ये सामान्य कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। डिटेल इसकी ये हुई कि कई बार ऐसा होता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उसकी वास्तविक कीमत से बहुत अधिक कीमत देने के लिए तैयार और इच्छुक होता है। तो इन दोनों कीमतों का जो अंतर होगा इसे ही उपभोक्ता बचत कहा जाता है। और उपभोक्ता बचत उस कुल उपयोगिता के बराबर कीमत देने के लिए तैयार, उपभोक्ता जो होगा वो कुल उपयोगिता के बराबर कीमत देने के लिए तैयार होता है जो कि वह वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त करता है। लेकिन वास्तव में वह वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत देता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इस अतिरिक्त इकाई से पहले उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता से अधिक होती है। ये जो अंतर है, ये जो अधिकता है, यही अधिकता उपभोक्ता की बचत कही जाती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता की बचत की धारणा है, इसका जो आधार है वो आधार है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में पाया जाने वाला अंतर। इसी के माध्यम से इसे ज्ञात किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सीमांत उपयोगिता हॉस का नियम क्या होता है भाई। सीमांत उपयोगिता हॉस नियम जो है ये उपयोगिता विश्लेषण का बेस है, ये आधारशिला है उपयोगिता विश्लेषण का। और वास्तव में ये जो थ्योरी है इसे हम और आप अपने जीवन में भी समझ सकते हैं। सामान्य तरीके से आप सोचें कि जैसे आप खाना खाने बैठते हैं, जब आपको खूब भूख लगी हो, तो जब आप पहली रोटी खाते हैं तो उस पहली रोटी की जो उपयोगिता होती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा होती है या सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आपकी रोटियों की संख्या बढ़ती जाती है
वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसे एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं। पहली आइसक्रीम खाने से आपको जो संतुष्टि मिल रही है, जो आपको उपयोगिता मिल रही है, वो 4 इकाई की मिली। दूसरी खाने से 3 की मिली, तीसरी खाने से 2 की, चौथी खाने से 1 की, 5वीं खाने से कोई सीमांत उपयोगिता मिल ही नहीं रही है। और 6वीं में क्या होता है कि ये नकारात्मक हो जाती है। यानी कि अब आप जबरदस्ती खा रहे हैं, आपको खाने का मन नहीं है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि यदि अन्य बातें समान रहें, सीमांत उपयोगिता हॉस नियम क्या बताएगा कि यदि अन्य बातें समान रहें तो जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपयोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ये आपका हो गया, क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता हॉस नियम हो गया। कुछ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सीमांत उपयोगिता हॉस नियम के कुछ अपवादों की चर्चा की। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ें या साइंस का ही कोई सब्जेक्ट पढ़ें, क्वेश्चन में अपवाद जरूर पूछता है आपसे। यानी कि परीक्षा में अपवाद से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो अपवादों को पढ़ना तो बहुत ही आवश्यक होता है। और ये जो अभी अपवाद आप पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। ये अपवाद है दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में। सामान्यतः यह कहा जाता है कि दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं या विचित्र वस्तुएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वो जितनी अधिक मात्रा में मिलती जाएं, व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए आप पुराने सिक्कों को ले लीजिए। पुराने सिक्के आपको जितने मिलते जाएंगे, आप उतने खुश होते जाएंगे, आपकी उपयोगिता उन सिक्कों के लिए उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहीं अगर आपको नए सिक्के ढेर सारे मिलने लगे, आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने, वहाँ पे दुकानदार ने आपको अगर ढेर सारे सिक्के लौटाना चाहा तो आप तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि सिक्के एक लिमिट से ज़्यादा आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर वही सिक्के दुर्लभ सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं, तो आपको कितने भी मिल जाए आप जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये भी नियम आपका फेल हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखना। ये जो है अपवाद है दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे टिकट को ले सकते हो, जो पुराने डाक टिकट वगैरह थे, या फिर दुर्लभ चित्रों को ले सकते हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। कंजूस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सामान्यतः कहा जाता है कि ये जो नियम है ये कंजूस व्यक्तियों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जितना अधिक धन बढ़ता जाएगा उतना ही वे और अधिक धन प्राप्त करना चाहेंगे। हालांकि एक बात और समझें कि धन के बारे में तो ये किसी भी इंसान के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो सभी को चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब देखेंगे समसीमांत उपयोगिता का नियम, और आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। यही पूछा था कि समसीमांत उपयोगिता का नियम, कुल मिला के ये पूछा था कि इस समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गॉसेन का द्वितीय नियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। चलिए इसको भी समझिए क्या है ये। समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि या संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति वो अवस्था है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। और इस नियम, ये जो आपका नियम है, इसे गॉसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। गॉसेन ने ही इसकी खोज किया था। मार्शल ने इसे समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा। और ये नियम बताता क्या है? ये नियम बताता है, अब एक्चुअल में देखिए कि इस नियम का मतलब क्या हुआ। समसीमांत उपयोगिता नियम आपका बताता है कि एक उपभोक्ता को
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी सीमित आय इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम कोई भी उपभोक्ता है उसको अधिकतम संतुष्टि अगर प्राप्त करनी है तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पे वो जो उसकी सीमित आय है इसको इस प्रकार से खर्च करे। मान लीजिए संयोग हैं, एक वस्तु ए का संयोग हो गया, बी का संयोग हुआ, तो ऐसे खर्च करे कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये, इस पे जो खर्च कर रहा है ये जो अंतिम रुपये हैं और इस पे जो खर्च कर रहा है ये जो अंतिम रुपये, इन दोनों की सीमांत उपयोगिता जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये बराबर होनी चाहिए। यही आपका बताता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक, इसको एक फार्मूला के तहत भी आप देख सकते हैं क्या बता रहा है। मान लीजिए वस्तु एक है जिसे ए क्या कहते हैं 1 से दर्शाया गया, 2 से दर्शाया गया, 3 से दर्शाया गया। तो देख सकते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 1 अपान प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख सकते हैं कि वस्तु 1, 2 और 3 के लिए सीमांत उपयोगिता और मूल्य का अनुपात याद रखना। इस फार्मूले से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ चुका है और उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे कि यह फार्मूला कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद उपयोगिता विश्लेषण को थोड़ा सा हम लोग देखें तो उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पे आधारित है कि वस्तु की उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव होता है, अर्थात उपयोगिता को संख्याओं में जैसे कि 1, 2, 3, 4 इन सब में व्यक्त किया जाएगा। हालांकि ये व्यवहारिक व्याख्या नहीं है। अब बाद में इसे जो है यूटिल या इकाइयों में व्यक्त किया गया था। आगे चलिए इसमें हम लोग और देखते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में। तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले एजवर्थ ने किया। कब किया? 1881 में। और किस में इन्होंने बताया इसको? अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में बताया। ठीक है, और इस धारणा का विकास बाद में कौन करता है? बाद में पैरेटो करते हैं 1906 में, फिर जॉनसन, कई सारे लोगों का इसमें नाम जुड़ा, लगातार जुड़ता गया। हालांकि इस विश्लेषण को मार्ग सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए हिक्स और एलन 1934 में हिक्स और एलन को ये श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने इस विश्लेषण को सबके सामने व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया या सबके लिए सहज और आसान बनाया। ठीक, तटस्थता वक्र असल में होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। यानी कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। जो तटस्थता वक्र होता है, देखो तटस्थता मतलब ही हो गया कि हम तटस्थ हैं, अपने किसी भी फैसले के लिए हम तटस्थ हैं। तो अगर हम तटस्थ हैं किसी भी फैसले के लिए, यही बताएगा तटस्थता वक्र के बारे में। तो तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तटस्थता वक्र पे जितने भी बिंदु होंगे, उपभोक्ता को उन सारे बिंदुओं या जो वो बिंदु होते हैं असल में वो वस्तुओं के संयोग होते हैं। तो जो उपभोक्ता होगा उस उपभोक्ता को उन प्रत्येक बिंदु पे समान तरीके की संतुष्टि या समान तरीके की उपयोगिता प्राप्त होगी। छोटे से चित्र में आप देख सकते हैं 4 आपको संयोग दिख रहे हैं। ये तो आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र। 4 संयोग हैं वस्तुओं के ए, बी, सी और डी। तो ये तटस्थता वक्र बताता है कि आप किसी यानी कि उपभोक्ता को किसी भी बिंदु पे ले जाके बैठा दो, वो उतना ही संतुष्ट रहेगा। ठीक, यानी कि प्रत्येक जो ये संयोग है
इस प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान तरीके की संतुष्टि प्राप्त होगी। यह आपका हो गया तटस्थता वक्र। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करेगा जिनसे उपभोक्ता को एक निश्चित स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है, और यदि विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ऊंचे या नीचे स्तर पर दिखाना हो तो हमें अलग अलग तटस्थता वक्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको यहाँ 4 तरीके के तटस्थता वक्र दिखाए गए हैं, यानी कि 4 इंडिफरेंस कर्व आपको दिखाए गए हैं। जो जितना ही ऊंचा रहेगा वो उतनी ज़्यादा उपयोगिता को स्पष्ट करेगा। ठीक, ये आपका हो गया अलग अलग तटस्थता वक्रों के बारे में। एक कॉन्सेप्ट आपको निकल करके इसमें आता है कि क्या होता है MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। दो वस्तुओं को लेते हैं इसमें X और Y। चलिए X और Y को लेकर के हम लोग समझते हैं कि क्या होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक, तो वस्तु X की, ध्यान से सुनेंगे, वस्तु X की वस्तु Y के लिए MRS यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु Y की वो मात्रा है जो कि उपभोक्ता वस्तु X की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग करने को तैयार रहता है, और ये त्याग करने के बाद भी संतुष्टि के स्तर पे बना रहेगा, जिस संतुष्टि के स्तर पे वो ले बना हुआ था। अब मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप दो वस्तुओं का उपभोग या उपयोग कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि वस्तु A की वस्तु Y के लिए, वस्तु B के लिए, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इन संयोगों में से, अभी मान लीजिए आप 4 यूनिट A को प्रयोग कर रहे थे और 5 यूनिट आप B को प्रयोग कर रहे थे। अभी अगर आपको ये करना हो कि आप A की 5 यूनिट प्रयोग करना चाहें, तो A की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए आपको B का जितना त्याग करना पड़े यही हो जाएगा A के लिए B की सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और एक चीज इसमें स्टेबल रहेगा, एक चीज स्थिर या कांस्टेंट रहेगा, वो क्या, वो आपके संतुष्टि का स्तर। यानी कि आप जितना संतुष्ट A की 4 इकाइयों और B की 5 इकाइयों को लेकर के थे, अभी जब आप A की 5 इकाई को लेंगे और B की 4 इकाई को लेंगे तभी भी आपको उतना ही संतुष्ट रहना होगा। ये हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका एक फार्मूला है MRS फॉर X एंड Y इक्वल टू डेल्टा Y अपान डेल्टा X। अब ये क्या बता रहा है Y, क्या बता रहा है X, ये पूरी कहानी नीचे आपकी लिखी हुई है। थोड़ा सा फार्मूला इसका याद रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। बजट लाइन, इससे क्वेश्चन तो ऐसे शायद नहीं पूछा है, लेकिन जानना चाहिए आपको क्या होती है बजट लाइन। तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की जो स्थिति है उसी को ज्ञात या प्राप्त करने के लिए बजट रेखा का उपयोग किया जाता है, यानी इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसे कीमत रेखा के नाम से भी जानेंगे, उपभोग संभावित रेखा के नाम से भी जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गई आपकी बजट लाइन। यानी ये लाइन आपको ये बताएगी, ये लाइन कि यही है आपका बजट, और इसी बजट में आपको करना है वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का चुनाव, और फिर इसी पे आपका बन जाता है तटस्थता वक्र। ठीक, तो ये आपकी हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपके कमेंट्स को ओपन करता हूं। हाँ जी, बताएं क्या आवाज वगैरह जा रही है? कोई एक कमेंट करके बताएं।
अभी अभी कोई कमेंट करें, क्या आपको आवाज़, वीडियो, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं ठीक से? क्योंकि मैंने कमेंट ऑफ किया हुआ था तो मुझे पता नहीं चला कि अब बफरिंग हो रहा है या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा अच्छा, अभी सब कुछ ठीक है? बीच में कुछ दिक्कत हुई थी क्या? ठीक, तो फिर से एक कमेंट मैं ऑफ कर दूं? चलो चलो ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं कमेंट को ऑफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको पूरा करने में। देखो, किसी एक को अगर बफरिंग हो रही है तो इसका ये खुद की प्रॉब्लम, आपके यहाँ की नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये कीमत प्रभाव वगैरह क्या होता है। तो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले जो परिवर्तन है, या किसी भी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इस कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा ये कहलाता है कीमत प्रभाव। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक पेन है, अभी उसकी कीमत मान लीजिए 5 रुपये है, कल के डेट में उसकी कीमत बढ़ करके 8 रुपये हो जाए या कम हो करके 4 रुपये हो जाए। इन दोनों स्थितियों में उसकी मांग पे जो प्रभाव पड़ेगा ये प्रभाव आपका कहलाएगा कीमत प्रभाव। इसे दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक, ये इसका डायग्राम हो गया। आय प्रभाव को चलिए हम लोग देखते हैं। आय प्रभाव से अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले उस परिवर्तन से है जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये समझिए अच्छे से, आय प्रभाव क्या होती है? किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला वो परिवर्तन है जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की जो कीमत है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, और इस कीमत परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन हो रहा है, ये आय प्रभाव हो जाएगा आपका। तो कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव को अलग से अनुमान लगाने के लिए हमको ये मान लेना चाहिए कि वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत अर्थात y वस्तु की कीमत की तुलना में x वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, यानी अन्य शब्दों में कहें तुलनात्मक कीमतें स्थिर रहती हैं। अगला देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले उस परिवर्तन से है जब एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वह दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती या महंगी हो जाती है। ठीक, ध्यान से सुनिए। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण सामान्यतः होता क्या है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण सस्ती वस्तुओं का हमेशा महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य है, अगर वो मान लीजिए उपयोग आप कर रहे हैं, उसका मूल्य बढ़ गया तो अब आप उसका तो उपयोग करेंगे नहीं, उसकी जगह किसी उसी सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करेंगे जो उससे सस्ता हो। तो सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण सस्ती वस्तुओं का हमेशा से महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। ये जो गिफिन वस्तु का विश्लेषण है, इससे परीक्षा में आपके प्रश्न अक्सर पूछता है, हर जगह पूछता है, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सिंपल रहता है। इसमें पूछेगा आपसे कि गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव क्या होगा या प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा, यही सब आपसे पूछता है। तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए आय और प्रतिस्थापन को गिफिन के बारे में। ये जो आपका प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, ये सामान्य वस्तु, निम्न कोट वस्तु और गिफिन वस्तु सभी के लिए सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जब वस्तु x सस्ती हो जाएगी तब y वस्तु के स्थान पर वस्तु x अवश्य खरीदी जाएगी, अर्थात वस्तु y के लिए वस्तु x का प्रतिस्थापन किया जाएगा। मान लीजिए
आप अभी चाय पी रहे हैं, चाय का उपयोग कर रहे हैं, आगे ऐसा हो जाए कि कॉफ़ी का मूल्य चाय की तुलना में कम हो जाए तो आप कॉफ़ी का उपयोग करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में आपने चाय के स्थान पे कॉफ़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि कॉफ़ी के लिए आपने चाय को प्रतिस्थापित कर दिया। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। जो आपकी निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक आय प्रभाव का मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत का आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए शुद्ध प्रभाव अर्थात कीमत प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध स्थापित हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, कि गिफिन पदार्थों पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। एक चीज़ आपको मुझे लगता है कि क्लियर कर रखना चाहिए कि ये जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं और गिफिन वस्तुएं हैं, इनके बीच क्या मूलभूत अंतर होता है। तो पहले गिफिन वस्तुओं को समझ लीजिए। गिफिन वस्तुएं वे निम्न कोटि वाली वस्तु का प्रतिशत व्यय होता है। उपभोक्ता की आय का एक बड़ा प्रतिशत व्यय होगा और इनके संबंध में क्या होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक आय प्रभाव जो होगा यह प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि शुद्ध प्रभाव या कीमत प्रभाव धनात्मक हो जाएगा और इसका अभिप्राय होगा कि वस्तु X की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब थोड़ा सा निम्न कोटि की वस्तुओं को देख लीजिए। गिफिन वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी, देखिए ये जो गिफिन वस्तु है ये भी निम्न कोटि की ही वस्तु है, लेकिन ये उसमें भी निम्न हो जाती है। तो गिफिन वस्तुओं के अतिरिक्त जो बाकी की निम्न कोटि की वस्तुएं बचती हैं उसके संबंध में क्या देखने को मिलेगा कि आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। और गिफिन में क्या होता था, गिफिन में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली, यही मूलभूत अंतर है। गिफिन में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, वहीं निम्न में ये कम शक्तिशाली हो जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आप देख रहे थे, यहाँ पे जो कीमत प्रभाव था, यहाँ पे कीमत प्रभाव धनात्मक हो जा रहा था, अधिक शक्तिशाली। ये जो अधिक शक्तिशाली हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ऋणात्मक आय प्रभाव, तो इससे कीमत प्रभाव धनात्मक हो जाता था। और निम्न वस्तुओं में क्या देखने को मिल रहा है, निम्न वस्तुओं में कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। इसमें मांग के नियम को भी आप लागू कर सकते हैं, यानी मांग का नियम भी लागू होता है। अब एक चीज और समझिए कि ऋणात्मक आय प्रभाव के प्रबल होने का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हुआ कि वस्तु X की घटी हुई कीमत के फलस्वरूप वस्तु X की मांग भी कम हो जाती है। ठीक है, वस्तु X की मांग भी कम हो जाएगी। और यह गिफिन जो विरोधाभास है यही बताता है। संक्षेप में गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होने पे जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो अधिक उपभोग को प्रोत्साहित करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें आप देखिए और समझिए। जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, अब ये आपको फाइनली याद रखना है, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक, तो कुल प्रभाव मांग का नियम लागू होगा। निम्न कोटि की वस्तुएं ऐसी जो कि गिफिन वस्तुएं नहीं हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये निम्न कोटि की वस्तुएं, यहाँ पे आय प्रभाव ऋणात्मक, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक, मांग का नियम यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पे ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ पे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और गिफिन में क्या होता था, गिफिन में ऋणात्मक आय प्रभाव जो होता था ये
प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली। यानी अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि निम्न कोटि की वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो रहा है, और गिफिन में ऋणात्मक आय प्रभाव जो है ये प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली। यानी यहाँ पे प्रतिस्थापन प्रभाव कम शक्तिशाली है और यहाँ पे अधिक शक्तिशाली है। ठीक, एंजिल वक्र को थोड़ा सा समझिए। एंजिल वक्र से भी प्रश्न आपसे पूछ चुका है। ये जो एंजिल वक्र है, आय उपभोग वक्र का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि आय के एक स्तर तथा प्रत्येक वस्तु की खरीदी गई इष्टतम या अनुकूलतम मात्रा के बीच क्या संबंध होता है। और इसको दिया था किसने? 19वीं शताब्दी में अर्नेस्ट एंजिल नामक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक वक्र के माध्यम से इसको स्पष्ट किया, इसीलिए इसको एंजिल वक्र के नाम से जाना जाता है। और एंजिल वक्र बताता क्या है? एंजिल वक्र आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई एक वस्तु की अनुकूलतम मात्रा को प्रकट करता है। यही लाइन आप याद रखिएगा, अगर इससे आपसे प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक, ये हो गया आपका एंजिल वक्र। एक और टॉपिक ऐसा आता है जहां से प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा अलग तरीके का है। वेबलेन वस्तुएं। ये जो वेबलेन वस्तुएं हैं, एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था टी वेबलन। उन्हीं के नाम पे ये वेबलेन वस्तु आई या ये कॉन्सेप्ट आया। तो ये दरअसल इन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा सूचक या जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हीरा जवाहरात या जेवर या बड़े कलाकारों की मौलिक कलाकृतियाँ, जैसे कोई बड़ा पेंटर हो तो उसकी पेंटिंग हो गई, ये इस तरीके की वस्तुएं जो है वेबलेन होती हैं। यानी वेबलेन के अनुसार जो वस्तुएं प्रतिष्ठा सूचक होती हैं उनकी मांग तभी अधिक होती है जब उनकी कीमत अधिक होती है। जैसे मकबूल फिदा हुसैन एक महान पेंटर थे, तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब उनकी कीमत, यानी विलासिता की जितनी वस्तुएं हैं, जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया। अभी सोना अगर बहुत सस्ता हो जाए तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि सोने की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सोना अगर लगातार महंगा होता जा रहा है तो उसकी डिमांड भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हुई या वेबलेन गुड्स हुई, यही होती हैं कि इनकी डिमांड तभी अधिक होगी जब उनकी कीमत अधिक होगी। ठीक, ये हो गई वेबलेन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो तभी इस तरीके की वस्तुओं को खरीदेंगे जब इस तरीके की वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे उपभोक्ता इस तरीके की वस्तु को केवल उसकी कीमत के द्वारा मापते हैं, बाकी उनको कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कम कीमत हो गई उस वस्तु की तो वस्तु की कम मात्रा खरीदेंगे, और अधिक कीमत हो गई तो अधिक मात्रा खरीदेंगे। ये आपकी हो गई वेबलेन वस्तुएं। गिफिन पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। रॉबर्ट ग्रिफिन 19वीं शताब्दी, इन्हीं के नाम पे ये सिद्धांत है, और इन्होंने बताया कि निम्न कोटि के वे पदार्थ जिनकी कीमत में कमी होने पर मांग कम हो जाती है, यही कहलाता है गिफिन पदार्थ। इस प्रकार मांग का नियम इस पे लागू नहीं होता है। जैसे कि एक साधारण उपभोक्ता के लिए आप बाजरा को ले सकते हैं। बाजरा एक निम्न कोटि की वस्तु है, और बाजरा की जैसे ही कीमत गिरती है उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो बाजरे पे खर्च कर रहा था, अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च कर रहा था। अब जब बाजरा की कीमत कम हो गई तो वो जो आय खर्च कर रहा था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, यानी कम खर्च करेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी। तो ये जो उसकी आय बढ़ गई, इसको यानी कि इस वास्तविक आय से वो गेहूं अधिक खरीदेगा, तो इस प्रकार बाजरा की मांग कम हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि निम्न कोटि के पदार्थ की कीमत कम होने पे उनकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत बढ़ने पे उनकी मांग बढ़ जाती है।
ध्यान ये रखना है कि केवल वही निम्न कोटि के पदार्थ जिनमें माग का नियम लागू नहीं होता है वही केवल गिफिन पदार्थ कहे जाएंगे। ठीक है, गिफिन पदार्थ मतलब कि वहां पे माग का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद अब हम लोग पहुंचेंगे चलते चलते एक जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी नंबर 3 था, जिसे प्रकट अधिमान सिद्धांत कहा गया, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस सिद्धांत को दिया और ये जो इनका विश्लेषण है, इनका विश्लेषण पहले के दोनों विश्लेषणों से भिन्न है, पहले के दोनों विश्लेषणों से भिन्न है। इनका विश्लेषण बताता है कि चुनाव अधिमान को प्रकट, यानी जो इनका विश्लेषण ये बताता है कि उपभोक्ता किस संयोग सेलेक्ट करेगा या चुनाव करेगा, ये उसके अधिमान को प्रकट करेगा, ये उसके प्रेफरेंस को बताएगा। उन्होंने बताया कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के एक संयोग को इसलिए खरीदेगा कि या वह इसको किसी अन्य संयोग की अपेक्षा अधिक पसंद करता है या दूसरे की अपेक्षा ये सस्ता हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उपभोक्ता बी सी डी संयोगों की अपेक्षा ए संयोग को खरीदता है। 4 संयोग हैं ए बी सी डी, तो जो उपभोक्ता है वो अगर ए को खरीदेगा, बी सी डी को नहीं खरीदेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वह ए के प्रति अपने अधिमान को प्रकट कर रहा है, अपने अधिमान को बता रहा है कि भाई उसको ए वाला संयोग ज़्यादा पसंद है। ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा वो 2 कारणों से कर सकता है। पहला कारण, ए संयोग जो होगा, वस्तुओं का जो ए संयोग होगा वो बी सी डी की तुलना में सस्ता हो सकता है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि संयोग ए अन्य संयोगों की तुलना में महंगा होने पर भी उपभोक्ता उसको दूसरे की अपेक्षा अधिक पसंद करता हो, तो ऐसी स्थिति में वो ए संयोग ही खरीदेगा, भले ही उसकी कीमत ज्यादा हो या कम हो। मूलभूत 2 कारण बताए सैमुअल्सन ने। पहला कारण कि भाई उपभोक्ता उस संयोग को पसंद करेगा तब खरीदेगा, दूसरा सस्ता है तब खरीदेगा। हालांकि ये भी जोड़ दिया कि अगर महंगा है लेकिन पसंद है तो उसका मूल्य आड़े नहीं आएगा, यानी फिर भी वो खरीदेगा भले ही महंगा है। यही पूरा कॉन्सेप्ट था इनका। एक सिद्धांत देखते हैं हम लोग अब, मांग प्रमेय या आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम जो है या डिमांड थ्योरम। ये जो पहले मान्यताएं इनके सिद्धांत में थी सैमुअल्सन की, इन्हीं मान्यताओं को लेकर के इन्होंने उपभोग सिद्धांत का आधारभूत प्रमेय दिया, जिसे मांग प्रमेय भी कहते हैं। और क्या बताया इसमें कि कोई वस्तु जिसकी मांग केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होने पे बढ़ती है, निश्चय ही उसकी मांग घट जाएगी जब केवल उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए। क्या बताया? कोई ऐसी वस्तु साधारण हो या मिश्रित हो जिसकी मांग केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होने पे बढ़ रही है, जिसकी मांग केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होने पे बढ़ रही है, निश्चित रूप से उसकी मांग घट जाएगी जब उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ यह होता है कि मांग की आय लोच धनात्मक हो तो मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है। अब देख लीजिए 2 पॉइंट और कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। हालांकि ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि चाय और काफ़ी ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हो गई। यानी अगर आपको चाय पीना सुलभ और सहज नहीं रहेगा तो आप काफ़ी का उपयोग करेंगे। ठीक है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं होती हैं जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कार जो है ये बिना डीजल अथवा पेट्रोल के नहीं चल सकती, पेन जो है वो बिना स्याही के नहीं चल सकती। तो ये क्या है? ये पूरक वस्तुओं के संयोग हैं। पूरक वस्तुओं की कीमत और मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि अगर एक पूरक वस्तु जैसे कि पेन की कीमत बढ़ रही है तो क्या होगा? पेन की कीमत बढ़ने से स्याही की मांग में कमी हो जाएगी। अगर पेन महंगी हो गई तो जाहिर सी बात है कि पेन बिकेगी कम। अब जब पेन कम बिकेगी तो स्याही की मांग भी कम हो जाएगी।
यानी भले ही हम लोग प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसी स्थितियां आप जब मार्केट पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक दूसरे संबंधित है, पूरक वस्तुएं, इसीलिए बाजार की किसी भी एक दशा का दोनों पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं इलास्टिसिटी वाले टॉपिक पे, लोच में। तो लोच क्या होता है? लोच होता है कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का जो अनुपात होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये निगेटिव में लिया जाता है। इसमें क्या होगा? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ इसका खूब यूज। मांग की लोच अगर 1 के बराबर है तो इसे इकाई की मांग लोच कहा जाएगा। अगर ये 1 से अधिक है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे मांग की इस कीमत लोच को इकाई से अधिक लोचदार बोलेंगे। अगर ये 1 से कम है तो इसे कम लोचदार या इकाई से कम लोचदार बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद किन्हीं दो संबंधित वस्तुओं की मांग की मात्रा और कीमत में होने वाले परिवर्तन में परस्पर संबंध होता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन का कारण बन सकता है। जैसे कि चाय की कीमत में परिवर्तन होने पे कॉफी की मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो एक वस्तु की मांग की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत के परिवर्तन का पारस्परिक संबंध जो है, ये मांग की आड़ी लोच, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके द्वारा मापा जाता है। मांग की आड़ी लोच जो होती है, मांग की आड़ी लोच एक्स वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित वाई वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात का माप होती है। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं EC, ठीक है, ये EC इक्वल टू एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपान और वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। ओवरऑल जो आपका फार्मूला निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू PY अपान QX इंटू डेल्टा QX अपान डेल्टा PY। फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका यूज़ आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में करने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा एक दृष्टि हम लोग डाल लेते हैं इस बारे में। मांग की कीमत के लोच को लेकर के हम लोग देखें, अगर मान लीजिए ये 0 है तो इसे बोला जाता है। अच्छा, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अभी आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ और बताएं क्या आवाज़ और वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? हाँ जी, कोई एक कमेंट करके बताओ। आवाज़ आ रही है? आपके कमेंट का इंतज़ार है मुझे। कोई एक कमेंट करके बता दो, आवाज़ वीडियो सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे में फिर एनीवन कोई एक कमेंट करो। कोई एक कमेंट करके बताओ कि आवाज़ और वीडियो इसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो तब तक हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी, तो हम लोग थे मांग की कीमत लोच के बारे में देख रहे थे, समझ रहे थे। चलो इसको करते हैं। अगर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अगर ये 0 है तो ये हो जाएगी पूर्णतया बेलोचदार वस्तु। ऐसे में क्या होगा, इसका प्रभाव कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन अगर ऐसा देखने को मिल जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 से अधिक हो लेकिन 1 से कम हो, ये क्या होगी? ये बेलोचदार या इकाई से कम होगी। और ऐसे में क्या होगा? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होगी। तीसरी स्थिति, अगर ये 1 के बराबर हो, इसे इकाई लोच कहा जाएगा। और ऐसे में क्या होगा? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के समान देखने को मिलेगा। चौथी कंडीशन क्या हो जाए कि 1 से अधिक हो जाए और अनंत से कम हो जाए। ये हो जाएगा आपका इकाई से अधिक। इससे क्या होगा? इसका प्रभाव मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्या हो जाए? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इनफाइनाइट हो जाए तो ये पूर्णतः लोचदार वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतः लोचदार वाली स्थिति हो जाएगी। और इसका मतलब यह होगा कि एक निश्चित कीमत पे कोई भी मात्रा खरीदी जाएगी परंतु ऊंची कीमत पे कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है यार, आप लोग कोई एक कमेंट करके बताओ ना कि आवाज़ और वीडियो सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तो लगातार यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ और अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कोई एक कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से, तब तक मैं इधर कंटिन्यू हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग की आय लोच होती है, सामान्य पदार्थ के बारे में धनात्मक होगी। तो क्या होगा? आय में वृद्धि होने से मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अगर ये सामान्य पदार्थ के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं, सामान्य पदार्थ के लिए अगर 1 के बराबर है ये, तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन से आय में प्रतिशत परिवर्तन समान होगा। इकाई से कम हो जाएगी तो क्या होगा? इकाई से कम हो जाएगी तो आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा। इकाई से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो जाएगा। निम्न कोटि की वस्तुओं में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऐसे में आय में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। मांग की आड़ी लोच क्या होगी? मांग की आड़ी लोच स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं दो के लिए होती है। तो एक में अगर धनात्मक है मान लो, तो स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो कीमत होगी उसमें वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। अगर ये पूरक वस्तु की बात करें ऋणात्मक प्रभाव में, तो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके इलास्टिसिटी के। ठीक है, आगे चलो अब हम लोग चलते हैं। किसी एक का कमेंट नहीं आ रहा है, शायद पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो भी हो। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद या उत्पादन की अवधारणाएं। ठीक है, तो उत्पादन की 3 मुख्य अवधारणाएं होती हैं, जिसमें आपका पहला है कुल उत्पाद, दूसरा औसत उत्पाद और तीसरा सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है? एक परिवर्तनशील साधन का कुल उत्पाद वो अधिकतम मात्रा होती है जो उस साधन की एक दी हुई मात्रा का स्थिर साधन के साथ प्रयोग करने पे उत्पन्न होती है। ठीक है,